तो पिछली बार हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की एक नई कहानी सुनी जिसमें कि इलेक्ट्रॉन को एक वेव के रूप में प्रेजेंट किया गया लुइस डी ब्रोगली के द्वारा। और ये सब हम लोगों ने बातें की कि जब उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस लिखी 1924 में, तब तक काफ़ी कुछ चीज़ें क्वांटम की आ चुकी थी, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से शुरू हो करके और बोर्स का मॉडल, हाइड्रोजन एटम का, सारी चीज़ें आ चुकी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए प्रपोज किया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन का भी मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी जिसको कहते हैं, या रिलेटिविस्टिक हो तो मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो उससे एक वेवलेंथ बनता है। और ऐसी एक वेव इलेक्ट्रॉन के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं लगी हुई है। इलेक्ट्रॉन खुद ही वो वेव है या कोई ना कोई वेव है जो उसको गाइड कर रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें से निकल करके आई और वहाँ से ये मानते हुए कि इलेक्ट्रॉन के लिए भी एक वेवलेंथ है और वो इस प्रकार का है h बाई मास टाइम्स वेलोसिटी या ये फैक्टर, वहाँ से एक ये निकल करके आ गया कि वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट स्टेबल होंगे जिसमें एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जो कि बोर के मॉडल में से निकल करके आ रहा था। बोर ने जब अपना मॉडल बनाया था उस समय इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं, सिर्फ पार्टिकल हैं, उसी को मान करके सारा कुछ किया था। और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को वेव मान करके कर रहे हैं और वही कंडीशन ला रहे हैं अगर स्टेबल ऑर्बिट किसी खास रेडियस पर चाहिए तो ये एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। और फिर उसके थोड़े समय बाद ये डेविसन और जर्मर, क्लिंटन डेविसर, लेस्टर जर्मर, बेल लैब्स के अंदर में उन्होंने इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। हालांकि इनको इस डी ब्रोगली की थीसिस का कोई ज्ञान नहीं था या उसको ले करके और प्लान करके और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए थे उन्होंने। वो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट्स थे। सिंपल यानी कि उनका एक जो एम था वो दूसरा था कि वो मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स डाल करके और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे वो डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन होता है, किधर किधर जाते हैं, तो उससे कुछ एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता चले। इसके लिए 1921 वगैरह से उनके एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। तो फिर मैंने जैसा आपको बताया वो वैक्यूम ब्रेक हो गया और उसके कारण से ऑक्सीडेशन हो गया और बाद में उसको रिक्रिस्टलाइज किया गया, हीट ट्रीटमेंट दिया गया जिससे कि वो जो पोली क्रिस्टलाइन मटेरियल थे, छोटे छोटे क्रिस्टलाइट थे उस निकल के अंदर में, उसकी जगह पर बड़े बड़े लार्ज सिंगल क्रिस्टल्स बने। और फिर जब ये एक्सपेरिमेंट दोबारा शुरू किया गया तब कुछ अलग ढंग के पीक्स नजर आए जो कि अब तक नहीं नजर आ रहे थे और इन लोगों को वो समझ नहीं आ रहा था कि वो पीक्स कहाँ से आ रहे हैं। तो उस समय में भी उन्होंने इस की चर्चा फिर आगे किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर में की और उन सब डिस्कशंस में से तब निकल करके आया कि ये तो शायद डी ब्रोगली वाला वेवलेंथ नज़र आ रहा है, यहाँ पे वेव्स नज़र आ रही हैं, ये जो पीक्स आ रहे हैं वो उसके कारण से आ रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी चर्चा करूं कि वो क्या पीक्स हैं और वो क्यों आने चाहिए अगर वेव्स होती हैं तो, और फिर इस एक्सपेरिमेंट पर हम वापस निकल आते हैं। एक बहुत स्टैंडर्ड प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन, और उस एक्सरे डिफ्रैक्शन का प्रयोग बहुत सारे मटेरियल साइंटिस्ट, केमिस्ट्री के लोग, फिजिक्स के लोग इस बात को जानने के लिए करते हैं कि किसी दिए हुए सॉलिड के अंदर में एटम्स कैसे किस रेगुलरिटी में सजे हुए हैं। तो एक उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है, ऐसे एटम सजे हुए बराबर बराबर दूरी के ऊपर, मेरे चित्र में हो सकता है वैसा नहीं लग रहा हो, बराबर बराबर दूरी पर ऐसे एटम सजे हुए हैं। मैं केवल बोर्ड पर बना रहा हूँ जबकि सॉलिड के अंदर पूरे 3 डायमेंशन के अंदर में वो बटे होते हैं। लेकिन आप जस्ट कल्पना करें
कि इसी तरह से सोचें कि यहाँ पूरा एक इस तरफ को निकलेंगे तो फिर से आपको इतनी इतनी दूरी के ऊपर एटम्स हैं, यहाँ एटम्स हैं, यहाँ एटम्स हैं। तो एक प्लेन है ये, एटम्स का एक पूरा प्लेन है ये, और फिर ये दूसरा प्लेन है ये एटम्स का, ये तीसरा प्लेन है, चौथा प्लेन है, इस तरह से प्लेन्स हैं। तो ऐसे में अगर आप इस पर एक एक्सरे डालें, एक एक्सरे डालें इसके ऊपर, और ये जो प्लेन है, इस प्लेन से इसका एंगल कुछ थीटा बनता हो, और इसका एक सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन सोचें इस डायरेक्शन में, ऐसे ये भी एंगल थीटा बनता हो। तो ऐसा होता है कई बार कि किसी खास थीटा के लिए ये जो क्रिस्टल है, ये जो प्लेन्स हैं एटम्स के, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, और किसी दूसरे थीटा पर आप जाएं तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो एक्सरेज हैं, ये वेव्स हैं, ये मिरर के ऊपर लाइट जा रही है वो वाला नहीं है, ये वेव्स हैं। ये एक्सरे जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और वो वेव्स आके गिर रही हैं, और वो इधर की तरफ उस वेव का एक पार्ट जा रहा है। और यही वेव अगर नीचे उतरती है और इस प्लेन से रिफ्लेक्ट होती है, इस प्लेन से अगर रिफ्लेक्ट होती है, तो फिर वो इसके पैरेलल कुछ ऐसे जाती है, और तब ये इसी तरह से बहुत सारे प्लेन्स हैं, और सभी प्लेन से ऐसे इस तरीके से जाएंगी। मैंने बहुत दूर दूर बनाया है, लेकिन वो नज़दीक नज़दीक काफ़ी होते हैं, एंगस्ट्रॉम्स का सेपरेशन लगभग ऑर्डर होता है इनके बीच का। तो यानी बहुत सारे बीम्स ऐसे इस प्लेन से, इस प्लेन से, इस प्लेन से, इस प्लेन से इसका डिवीज़न हो रहा है। एक पार्ट यहाँ चला गया, एक पार्ट यहाँ चला गया, एक पार्ट वहाँ चला गया, और चूंकि इसी का डिवीज़न हो रहा है, तो जो फेज रिलेशनशिप है वेव का, वो कितना एक्स्ट्रा पाथ चल रहे हैं वहाँ से डिटरमाइन होता है। और जो इसके और इसके बीच का फेज डिफरेंस है या पाथ डिफरेंस है, वो 2d साइन थीटा ऐसा निकल करके आता है, पाथ डिफरेंस। इसी को आप 2π/λ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे फेज डिफरेंस भी बनेगा। तो ये जो पाथ डिफरेंस है कंसेक्यूटिव प्लेन्स से रिफ्लेक्टेड वेव्स के, ये पाथ डिफरेंस अगर वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, n लैम्डा हो जाए, n टाइम्स लैम्डा हो जाए, जहां ये एक इंटीजर है, तब ऐसी हालत में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी संपोषी व्यतिकरण, ऐसा। और तब उस डायरेक्शन के लिए जो बीम होगी वो इंटेंस होगी, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इस कारण से एक, और ये डी क्या है, ये डी इस प्लेन की और इस प्लेन के बीच का ये सेपरेशन है, एक प्लेन से दूसरे प्लेन के बीच का जो सेपरेशन है वो ये डी है। तो इस डी से और जो एक्सरेज आ रही हैं, उस एक्सरे की जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ से ये डिटरमाइन होगा कि किस थीटा के ऊपर आपको मैक्सिमम रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो यानी इसी को अगर आपने किसी थीटा पर यहाँ डाला और फिर आप इधर खोज रहे हो, रिफ्लेक्टेड बीम खोज रहे हो, तो जिस थीटा पे आपने यहाँ डाला है उसी थीटा पे पहले तो आप खोजो, दूसरे पे तो खोजो ही मत। और उस पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जिस थीटा के लिए आप वो ढूंढ रहे हो, तो 2d साइन थीटा वो वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल है या नहीं है। अगर इंटीग्रल मल्टीपल है तो आपको ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, अगर नहीं है तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और अगर ज़्यादा ही हो गया और वो λ/2 का ऑड मल्टीपल हो गया तो इंटेंसिटी मिलेगी ही नहीं। तो उस प्रकार की चीज़ें इसमें से निकल करके आती हैं। लेकिन एक और भी मज़े की बात है इसमें कि भले ही ये एटम्स ऐसे सजे हुए हैं और हम कह रहे हैं कि ये देखो एक प्लेन एटम्स का बन गया, ये दूसरा प्लेन बन गया या तीसरा प्लेन बन गया, इस प्लेन से ये रिफ्लेक्टेड वेव आई, उस प्लेन से रिफ्लेक्टेड वेव आई, एंड सो ऑन।
लेकिन ये प्लेन्स जो हैं ये हमारे द्वारा इमेजिन्ड प्लेन्स हैं, वहाँ तो एटम्स हैं। अब इसी के अंदर में अगर इस तरह से एटम्स हैं, इस तरह से अगर एटम्स हैं और हम कहते हैं कि ये एक प्लेन बन गया, तो सही में बन गया, बिल्कुल सही बात है। और उन प्लेन्स का जो कंसेक्यूटिव प्लेन्स हैं, एक दूसरे के ठीक बाद वाले प्लेन्स हैं, उनके बीच का कुछ सेपरेशन डी भी हो गया। लेकिन हम ये भी तो कल्पना कर सकते थे कि ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम और इसी तरह से इसके सामने वाले, इसके सामने वाले, इसके सामने वाले, उनको मिला दें तो वो भी तो सारे एटम्स एक प्लेन पर हैं, क्योंकि वहां प्लेन तो है नहीं, वहां तो खाली एटम 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 है। प्लेन तो हम अपने ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ऐसे लाइनें डाली हैं, ऐसा प्लेन इमेजिन किया है एटम से होकर के गुजरने वाला, ये सारे एटम्स इस प्लेन पर हैं। लेकिन ये जो सारे एटम्स हैं, ये सारे एटम्स हैं और इसी के सामने वाला, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला, इस तरह है, उनका भी अपना एक प्लेन बना है। और उसमें भी आप पैरेलल पैरेलल खींच सकते हो। एक ये प्लेन बना है, एक ये प्लेन बना है, एक ये प्लेन बना है, ये प्लेन बना है, तो ऐसे भी प्लेन बने हैं। और ऐसे वाले प्लेन ले ले तो ये जो डी है ये डी अलग है और ये जो डी है ये डी अलग है। इसी में अगर आप ऐसा ऐसा कर दें और तब उनके बीच का इंटरप्लेनर सेपरेशन खोजें तो वो डी अलग होगा। तो हम ऐसे भी कह सकते थे कि जो हमारी वेव आ रही है, जो एक्सरेज आ रहे हैं, वो इन प्लेन्स के ऊपर पड़ रहे हैं और ये एंगल थीटा बन रहा है और इधर हम इसी थीटा के ऊपर यहाँ ढूंढ रहे हैं, यहाँ हम ढूंढ रहे हैं। और अगर 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा हो जाए विथ दिस d, इस वाले d के साथ में, तो हमें फिर स्ट्रॉन्ग पीक मिलेगी। तो यानी एक ही क्रिस्टल में कई सारे d हो सकते हैं। यहाँ कुछ अलग डी है, यहाँ कुछ अलग डी है। हम अपनी लाइनें कुछ और प्रकार से भी डाल सकते थे, वो भी प्लेन्स बन जाते, पैरेलल प्लेन्स बन जाते। तो हम वहाँ से इस डी को निकाल सकते हैं और वो बहुत सारे डीज मिल सकते हैं उस सेम क्रिस्टल के लिए, सेम अरेंजमेंट के लिए। और हर डी के साथ में हम वेवलेंथ तो सेम है, एक्सरे तो वही आ रही है, एक्सरे तो वही आ रही है और यहाँ पे ये डी अलग अलग है। और साधारणतः n बराबर 1 से ही हमें ठीक ठाक इंटेंसिटी मिलती है, x बराबर 2, 3 वगैरह से मिलती नहीं है, तो ये भी फिक्स्ड ही समझ लो आप। तो चूंकि कई सारे डी हो सकते हैं तो कई सारे थीटा भी हो सकते हैं, लैम्डा सेम है। यानी अगर आप उस क्रिस्टल के ऊपर और ढूंढो कि किस थीटा के ऊपर रिफ्लेक्शन हुआ, किस थीटा पे रिफ्लेक्शन हुआ, तो आपको कई सारे पीक्स मिल सकते हैं। उन्हीं पीक्स से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है या ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल है। तो जो अंदर की पूरी रचना है कि एटम्स कैसे कैसे सजे हुए हैं, वो इस एक्सरे डिफ्रैक्शन के माध्यम, इसको एक्सरे डिफ्रैक्शन कहते हैं हम, एक्सरे डिफ्रैक्शन के माध्यम से हम पता करते हैं। ये स्टैंडर्ड टेक्निक है, ये स्टैंडर्ड टेक्निक है। सारे फिजिक्स के लोग, केमिस्ट्री के लोग, मटेरियल साइंस के लोग, जिनको ये जानना होता है कि सॉलिड में एटम्स कैसे सजे हुए हैं, इसका सहारा लेते हैं। अब हम वापस अपने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर कि वो निकल है और निकल का वो क्रिस्टल बन गया है और उस क्रिस्टल से जब उन्होंने बीम डाली है तो परपेंडिकुलर क्रिस्टल का एक्चुअल सरफेस है, उस सॉलिड का जो एक्चुअल ये सरफेस है, सरफेस उसके परपेंडिकुलर उन्होंने वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं। ऐसा ये इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं और उनको किसी खास एंगल के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स की बीम मिली है, पीक मिला है। तो कई सारे इस प्रकार के उन्होंने बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए। एक बार जब समझ आ गया 1925-26 वगैरह में, जब समझ आ गया कि
ये वेव से रिलेटेड है, तो उन्होंने बहुत मेथोडिकली एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत सारे कलेक्ट किए। लेकिन एक जो बहुत प्रसिद्ध डेटा है वो है कि जब उन्होंने 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स डाले, याद कीजिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप, पहले वो इलेक्ट्रॉन्स पैदा करते हैं इलेक्ट्रॉन गन से किसी फिलामेंट को हीट करके, फिर उसकी बीम बनाते हैं और उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजारते हैं, कुछ वोल्टेज लगा के दो प्लेट्स के बीच में उसके बीच से गुजारते हैं। तो 54 वोल्ट का अगर उन्होंने लगाया है तो उसकी जो ऊर्जा होगी काइनेटिक एनर्जी वो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, इतने के आ रहे हैं। और तब ये कुछ 50 डिग्री पे ये एंगल 50 डिग्री पे, इस पे एक अच्छी सी पीक आती है। तो अगर मैं इस फाई को और इधर कितना इंटेंसिटी आ रही है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस साइड में, उसको प्लॉट करूं तो कुछ इस प्रकार का प्लॉट में बना सकता हूं। और ये जो है एंगल, ये एंगल या थीटा, ये एंगल, ये वाला एंगल 50, ये एंगल कुछ 50 डिग्री के ऊपर ये पीक आती है, जबकि 54 EV के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ऐसा रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कौन से प्लेन्स हैं जिनसे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है? ये वाले प्लेन्स तो है नहीं, क्योंकि पहले तो जिस थीटा पे पड़े उसी थीटा पे आपको रिफ्लेक्शन देखना है। तो इसके परपेंडिकुलर देखें आप, इसके परपेंडिकुलर देखें कि रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो इन प्लेन से हो रहा है, इन प्लेन से हो रहा है, ऐसे वाले प्लेन से हो रहा है, ताकि ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा सेम हो जाए। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा इसका होना ज़रूरी है, तभी आपको स्ट्रॉन्ग पिल मिलने की संभावना है। मिलेगी ज़रूरी नहीं है। ये थीटा बराबर होने पर भी आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन होगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन दूसरों पर तो होगा ही नहीं। अगर ये थीटा बराबर ना हो, इधर θ1 इधर θ2 उस डायरेक्शन में आप ढूंढे तो उधर तो मिलना नहीं है, वो तो पक्का है। ये दोनों बराबर करने के बाद फिर ये कंडीशन होना चाहिए, तब आपको स्ट्रॉन्ग पीक मिलती है। तो इसलिए अगर यहाँ पर ये ऐसे 50 डिग्री के ऊपर जा रहा है तो इसके ये एंगल और ये एंगल बराबर जिस प्लेन्स के लिए होना है उन्हीं प्लेन्स से वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और आप देखें ये 180 डिग्री में से आप पहले 50 को घटा लीजिए तो 130 बचता है, उसको बराबर बराबर दो भाग में बांट लीजिए, तो दिस इज 65 डिग्रीज एंड दिस इज 65 डिग्रीज। और एक्सरेज के कोई इस्तेमाल करके इन प्लेन्स के बीच का जो डी है वो अलग से पता कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरे डिफ्रैक्शन तो है उसी के लिए। तो वो डी का जब पता करते हैं तो वो कुछ 0.0909 नैनोमीटर ऐसा कुछ डी एक्सरे से आता है, फ्रॉम एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब देखिए, अब आप ये सोचिए, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर वेव्स हैं और जैसे एक्सरेज में होता है वैसे इसमें भी होता है, 2d sin θ बराबर n लैम्डा, जैसे वहां होता है वैसे यहां भी होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2d sin θ बराबर लैम्डा, d अपने को पता है 0.0909 नैनोमीटर और थीटा अपने को पता है 65 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा लिख सकते हैं। और यहाँ से जब लैम्डा निकालते हैं, किसका लैम्डा? उन इलेक्ट्रॉन्स का लैम्डा। तो वो लैम्डा कुछ 0.165 ऐसा कुछ ये निकल करके आता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स के वेवलेंथ्स को नापा जा रहा है। और डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस है, उन्होंने जो प्रपोज किया, उसके अनुसार आप अगर चलें और वहाँ से लैम्डा निकालने की कोशिश करें, h/p, चूँकि 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काफ़ी छोटा ही एनर्जी है, इसलिए इसको आप मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। रिलेटिविस्टिक करेक्शन से कुछ फ़र्क खास पड़ने वाला नहीं है।
तो प्लैंक्स कांस्टेंट पता है अपने को, इलेक्ट्रॉन का मास पता है अपने को, और काइनेटिक एनर्जी 54 eV है तो उसका स्पीड भी पता है, तो वहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। और वो जब निकालते हैं 54 eV के लिए, मैं थोड़ा सा प्रोसेस भी कर देता हूँ कि कैसे आप आसानी से ये कैलकुलेशन कर सकते हो। आप ये C से पहले तो ऊपर नीचे गुणा कर दो, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में इसको लिखने की कोशिश करते। मास इंटू V, मोमेंटम, इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक ना। मोमेंटम यानी मास इंटू वेलोसिटी, और आप स्क्वायर कर दीजिए तो ऐसा, और बाई 2m कर दीजिए, तो ये है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे लिख सकते हो, सो P विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2mk। अब इसको आप C को भीतर ले जाओ, hc डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 टाइम्स mc स्क्वायर एंड देन इनटू k। और इनके वैल्यूज आप फटाफट लिख सकते हैं, h इंटू सी, याद है आपको h इंटू सी, 1240 EVNM, स्क्वायर रूट इलेक्ट्रॉन के लिए mc स्क्वायर 511 keV, और काइनेटिक एनर्जी 54 eV। तो अब आपको ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है और बहुत बड़े कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से कर सकते हैं, एंड दैट कम्स आउट टू बी वेरी क्लोज, इसके बहुत नज़दीक ये मामला निकल के आता है, कुछ 1.66166 ऐसा। तो यानी इस एक्सपेरिमेंट से हमने न केवल ये दिखाया, डेविसन जर्मर ने न केवल ये दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स जब आते हैं और क्रिस्टल पर पड़ते हैं तो एक पार्टिकल की तरह रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो फेज डिफरेंसेस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो चीज़ें होती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में पाया जाएगा। हालांकि जब हम डिटेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट करते हैं, तो एक पार्टिकल एक बार में ही डिटेक्ट करते हैं, लेकिन वो किस दिशा में जाएगा उसका निर्णय कौन कर रहा है, उसका निर्णय ये सारे पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कर रहे हैं, कौन से प्लेन्स हैं, कितनी दूर के ऊपर। तो हमने ये देखा है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन्स भी डुअल बिहेवियर रखते हैं, वो पार्टिकल्स की तरह भी अपने को शो अप कर सकते हैं और वेव की तरह भी अपने को शो अप कर सकते हैं, जैसा कि प्रकाश ने किया था। और दूसरा, जब वो अपने को वेव की तरह प्रदर्शित करेंगे, उस समय उनकी वेवलेंथ की हम चर्चा करेंगे, और जिस समय वो अपने को पार्टिकल के रूप में प्रेजेंट करेंगे, उस समय हम उसकी लीनियर मोमेंटम की चर्चा करेंगे, और वो लीनियर मोमेंटम और वो वेवलेंथ, ये डी ब्रोगली के इक्वेशन लैम्डा बराबर h/p से बनती है। तो ये चीज़ें इसमें से निकल करके आती हैं, और डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली यहाँ से प्रूव किया गया, यहाँ से देखा गया। तो ये अपने आप में एक एक्सीडेंटली ये बहुत फिज़िक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट बना, और 1937 का नोबेल प्राइज़ शेयर हुआ डेविसन में और जीपी थॉमस में, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली ऐसा ही कुछ किया था, और ये हाइपोथेसिस वहाँ से भी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुई थी। तो ये इतिहास का एक छोटा सा स्वरूप मैंने दिखाया आपको। क्वांटम मैकेनिक्स जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, वो कैसे कैसे वहाँ तक हम पहुँचे हैं, इसकी एक बहुत रोचक हिस्ट्री है, और बहुत विद्वान लोगों ने मिलकर के और बहुत बहुत सालों तक इस पर विचार विमर्श डिस्कशन करके और हमें आगे बढ़ाया है, और अलग अलग किस्म के लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप किए हैं। तो कई बार आप सुनते होंगे ये इंटरप्रिटेशन और वो इंटरप्रिटेशन और ऐसा वैसा, क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे बड़ी खासियत है वो ये है
कि ये थ्योरी अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, जो आपको बहुत फिजिकल नहीं लगेगी, जो शायद आपको बहुत अपीलिंग नहीं लगेगी, जो शायद हमारे कॉमन सेंस में से निकल करके नहीं आ रही है ऐसे लगेगी, बहुत अटपटी सी थ्योरी लगेगी। लेकिन इस अटपटी सी थ्योरी के कैलकुलेशंस से हम अपने उन एक्चुअल वास्तविक एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को समझ पाते हैं जो हम टेबल पर करते हैं, जो हम प्रकृति में देखते हैं। तो यानी ये जो एक बीच की कहानी है, ये कहानी है, ये कहानी हम बनाते हैं, ये कहानी हम गढ़ते हैं, लेकिन ये कहानी ऐसी होनी चाहिए कि ये कहानी उन परिणामों को दे जो कि सचमुच प्रकृति के अंदर में होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, मटेरियल पार्टिकल्स के बारे में हम इस कोर्स में इन्हीं की चर्चा करेंगे अब ज़्यादा। इन पार्टिकल्स के बारे में ये एक यहाँ से ग्रहण करने का संदेश है कि वो पार्टिकल के रूप में हैं। हम जब उन्हें डिटेक्ट करेंगे तो एक पार्टिकल के रूप में डिटेक्ट करेंगे। उनका एक निश्चित द्रव्यमान होगा, मास होगा, एक निश्चित मास होगा। उसको हम एक निश्चित एनर्जी दे सकते हैं, उसको हम एक निश्चित मोमेंटम दे सकते हैं, लीनियर मोमेंटम दे सकते हैं। और वही पार्टिकल वेव के रूप में भी अपने को प्रेजेंट करेगा, और वेव के जो इंटरफेरेंस के, डिफ्रैक्शन के रूल्स हैं वो भी वहाँ पर लागू होंगे। लेकिन ये वेव होगी क्या? एक बहुत बड़ा सवाल ये मन में उपजता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स वेव्स हैं तो वो वेव्स किस चीज़ की वेव है? जब हम कहते हैं लाइट वेव है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करता है टाइम के साथ, स्पेस के साथ, तो हम कुछ कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी वगैरह वगैरह लिखते हैं, लेकिन हमें पता है वो क्या चीज़ है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम साउंड वेव की बात करते हैं तो हम कहते हैं हाँ, हवा में या माध्यम में जो प्रेशर है, उसका जो प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करता है, वो एवरेज से कम ज़्यादा होता है। तो हमें पता है कि जब हम लिखते हैं साउंड वेव तो हम क्या लिख रहे हैं? हम प्रेशर लिख रहे हैं। P बराबर पी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो वो वेव जब लिखते हैं तो एक डेफिनेट फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके टर्म्स में वो वेव होती है, जिसका वेरिएशन हम टाइम में देखते हैं, जिसका वेरिएशन हम स्पेस में देखते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो हम वेव लिखने जाएंगे और वहाँ से जो हमारी थ्योरी डेवलप होगी, जो श्रोडिंगर ने थ्योरी डेवलप की इस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आने के कुछ साल, 2 साल के बाद से शुरू हुई वो थ्योरी, वो जो ब्रांच क्वांटम मैकेनिक्स का निकला। कई सारे ब्रांचेस हैं, बहुत प्यारे प्यारे ब्रांचेस हैं, लेकिन हम लोग फॉलो करेंगे श्रोडिंगर वाले ब्रांच को। तो उसमें जो वेव है इलेक्ट्रॉन से लगी, उसमें जो वेव है, जो वेव इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है, वो वेव क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, प्रेशर है, डेंसिटी है, क्या है वो? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? तो इसका उत्तर मिलने वाला है कि वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, इमेजिनरी क्वांटिटी है। लेकिन वो इमेजिनरी क्वांटिटी हमारे रियल वर्ल्ड के साथ में और बिल्कुल गुत्थम गुत्था रहेगी। वही इमेजिनरी क्वांटिटी, वो वेव जिसके लिए हम कह नहीं सकते हैं कि ये है क्या चीज़, फिजिकल एंटिटी क्या है इसमें, वही वेव हमारे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स को, हमारे एक्चुअल नेचर में जो फेनोमेना हो रहे हैं उनको वो डिस्क्राइब करेगी। ये क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत बड़ी खासियत है।